नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें आपको आंसर दिया जाएगा उसका। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ फीटल स्कल, जो फीटल स्कल है उसके कितने पार्ट होते हैं। ऑप्शन में वॉल्ट ऑफ द क्रेनियम, जिसको रूफ कहा जाता है, छत, फेस, बेस और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो फीटल स्कल में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, रूफ, फेस, बेस या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो फीटल स्कल को ऑलरेडी मैं जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब आपको डिटेल में पूरा बताया था, बट यहाँ पर हम शॉर्ट में एक बार फिर से देख लेंगे कि फीटल स्कल में क्या पार्ट होते हैं, कितनी बोन्स हैं, कितने सूचर्स हैं, क्या फॉन्टेनल है, ऑल ओवर थिंग्स। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि फीटल स्कल किससे मिलके बना होता है, वॉल्ट ऑफ द क्रेनियम, फेस एंड बेस। तो इन सभी में अलग अलग बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो वॉल्ट की बोन्स की बात करें, देखिए इमेज दी हुई है, फीटल स्कल में जो टोटल बोन्स होती हैं 22 बोन्स पाई जाती हैं फीटल स्कल में। बट यहाँ पर जो मेनली एग्जाम में आता है बोन्स ऑफ द वर्ल्ड, जो फीटल का वर्ल्ड पार्ट है वहाँ पर कितनी बोन्स होती हैं। तो उसमें टोटल जो बोन्स होती हैं वो होती हैं 7, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल एंड 1 ऑक्सीपिटल बोन। कितनी, 2 फ्रंटल, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल एंड 1 ऑक्सीपिटल बोन्स आर प्रेजेंट इन फीटल वॉल्ट। जो कि वॉल्ट है, जो फीटल का स्कल है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वॉल्ट, फेस एंड बेस। तो वॉल्ट की बोन्स यदि एग्जाम में आती हैं तो आपको याद रखना है टोटल 7 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, 2 फ्रंटल बोन्स, 2 पैराइटल बोन्स, 2 टेम्पोरल बोन या फिर एंड 1 ऑक्सीपिटल बोन। तो टोटल 7 बोन्स प्रेजेंट होंगी किसमें, वॉल्ट ऑफ द फीटल स्कल में। यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो फ्रंटल बोन है, जो फ्रंटल बोन है यहाँ पर ये देखिए इमेज के थ्रू आपको जल्दी समझ में आएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप इमेज के थ्रू आसानी से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल 7 बोन बताई गई हैं, 2 फ्रंटल, 2 टेम्पोरल बोन। तो यहाँ पर जो फ्रंटल बोन है ये फोरहेड को कवर करती हैं या फिर बनाती हैं। फ्रंटल बोन्स फॉर्म द फोरहेड और सिंसिपुट। ये देखिए जो फ्रंटल बोन है, 2 फ्रंटल बोन है, इनका फ्यूजन भी होता है। तो जो इनका ऑसिफिकेशन या फिर फ्यूजन होता है वो क्या बनाता है, फ्रंटल प्रोमिनेंस। जहाँ पर भी 2 बोन्स का क्या होगा, ऑसिफिकेशन होगा, वहाँ पर एक प्रोमिनेंस एमिनेंस बनेगा। तो जहाँ पर भी 2 फ्रंटल बोन का फ्यूजन होगा, ऑसिफिकेशन होगा, बोन फ्यूज होंगी एक पर्टिकुलर एज में। जो फ्रंटल बोन है फ्यूज होती हैं, जो 2 फ्रंटल बोन है एक में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये एज कब की है, 8 साल की। 8 साल की एज में 2 फ्रंटल बोन है क्या होंगी, फ्यूज होके 1 सिंगल बोन में कन्वर्ट हो जाएंगी। और जहाँ पर भी इनका ऑसिफिकेशन होगा, ये जहाँ पर ऑसिफाई होंगी दोनों बोन्स मिलके एक बनाएंगी, वो एरिया क्या कहलाता है, फ्रंटल प्रोमिनेंस। क्या कहलाएगा, फ्रंटल प्रोमिनेंस। यहाँ पर सूचर्स भी हम पढ़ेंगे, सभी चीजें एक एक करके क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर जो 2 फ्रंटल बोन हो गई, 2 टेम्पोरल बोन हो गई, ये देखिए 2 फ्रंटल बोन, 2 टेम्पोरल बोन, 2 ऑक्सीपिटल बोन, सॉरी 1 ऑक्सीपिटल बोन यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। तो टोटल मिलाकर 7 बोन हो जाएंगे। यहाँ पर 7 बोन है। यहाँ पर ये देखिए इमेज यहाँ पर सेपरेटली दी हुई है तो इजीली समझ में आएगी आपको। और यहीं पर जो फ्रंटल बोन होती हैं, यहीं पर एंटीरियर फॉन्टेनेल का जो है फॉर्मेशन होता है, इन बैक पार्ट में पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। यहाँ पर सूचर्स भी दिए हुए हैं, सभी इमेज में आप अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बोन्स है यहाँ पर हमने पढ़ी हैं अभी रिसेंट में, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, तो जो और टेम्पोरल बोन। तो जो 2 पैराइटल बोन है क्या है, 2 जो पैराइटल बोन है यहाँ पर क्या करती हैं, ईच बोन्स का जब ऑसिफिकेशन होगा, फ्यूज होंगी, तो पैराइटल एमिनेंस का निर्माण करेंगी। जो पैराइटल बोन है जब फ्यूज होंगी तो क्या कहलाएंगी, एक बोन में कन्वर्ट होंगी जब, तो ये क्या कहलाती हैं, पैराइटल एमिनेंस। और जो ऑक्सीपिटल बोन है क्या करती है, बैक ऑफ द स्कल एंड पार्ट्स ऑफ इट्स बेस। जो बेस पार्ट है वहाँ पर कौन प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीपिटल बोन। 1 ऑक्सीपिटल, 2 टेम्पोरल, 2 पैराइटल एंड 2 फ्रंटल बोन रहती हैं फीटल स्कल में, जो बॉल्ट पार्ट है उसका स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मेनी टाइप ऑफ सूचर इन द फीटल स्कल। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है कि फीटल स्कल में कितने टाइप के सूचर होते हैं, फिर कौन कौन से सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन में फ्रंटल सूचर, कोरोनल, लैम्बडॉइड या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो फीटल स्कल में जो टोटल सूचर्स होते हैं वो 4 टाइप के सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दी अबव। देखिए यहाँ पर तो 4 टाइप के सूचर हैं, वो कौन कौन से, फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर,
लैम्डोइडल सूचर एंड सेजाइटल सूचर, जो 4 टाइप के सूचर हैं। तो ये सूचर हैं कहाँ पर बनते हैं, जहाँ पर दो बॉन्स क्या होंगी, प्रेजेंट रहेंगी, तो उनके बीच में जो एक लाइन बनेगी वो क्या कहलाएगी, सूचर्स। तो फ्रंटल सूचर किसके बीच में बनता है, बिटवीन टू फ्रंटल बोन। ये देखिए आप, जो दो फ्रंटल बोन है इनके बीच में जो फॉर्मेशन हो रहा है ये क्या है, फ्रंटल सूचर। कोरोनल सूचर किसके बीच में बनेगा, पैराइटल एंड फ्रंटल बोन के बीच में। तो दो पैराइटल बोन है और जो यहाँ पर एक फ्रंटल बोन है, इनके बीच में जो सूचर्स का फॉर्मेशन होगा ये क्या कहलाएगा, कोरोनल सूचर। लैम्डोइडल सूचर कहाँ बनेगा, टू पैराइटल बोन एंड वन ऑक्सीपिटल बोन। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दो पैराइटल बोन है एंड वन ऑक्सीपिटल बोन, इनके बीच में जो सूचर का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या कहलाएगा, लैम्डोइडल। लास्ट बचता है सेजाइटल सूचर। तो सेजाइटल सूचर इन दोनों बोन, जो दोनों पैराइटल बोन से इनके बीच में फॉर्मेट होगा तो वो क्या कहलाता है, सेजाइटल सूचर। तो आपको मेनली याद रखना है कि 4 सूचर प्रेजेंट होते हैं और किन बोन्स के बीच में सूचर्स बन रहे हैं, मेनली आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो कि कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉन्टेनेल। फॉन्टेनेल से आपका क्या मतलब है। ऑप्शन में है स्पेस बिटवीन टू बोन्स जॉइन टुगेदर, स्पेस बिटवीन टू और मोर सूचर्स जॉइनिंग, लिगामेंट जॉइन, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो फॉन्टेनेल, यहाँ पे आपसे फॉन्टेनेल का मतलब पूछा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है वो क्या है, स्पेस बिटवीन टू बोन्स जॉइन टुगेदर, मतलब कि जहाँ पर दो बॉन्स जुड़ेंगी वो स्पेस क्या कहलाता है, जहाँ पर जो भी फीटल स्कल में जो बॉन्स का फॉर्मेशन जो जुड़ेंगी दोनों बॉन्स, वो एरिया कहलाएगा सूचर, राइट। और जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सूचर्स जुड़ेंगे वो एरिया कहलाएगा फॉन्टेनेल। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जहाँ पर दो बॉन्स, क्या जो दो बॉन्स है उनके बीच का जो एरिया रहेगा, जुड़ेंगी जहाँ पर वो दोनों बॉन्स, वो कहलाएंगी सूचर। और जहाँ पर दो और दो से ज़्यादा सूचर्स जुड़ेंगे वो क्या कहलाएगा, फॉन्टेनेल। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी, स्पेस बिटवीन टू और मोर सूचर्स ज्वाइनिंग। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फॉन्टेनेल का मतलब है कि जहाँ पर दो और दो से ज़्यादा सूचर्स जुड़ रहे हैं वो एरिया फॉन्टेनेल कहलाएगा। और जहाँ पर वन और मोर बॉन्स जो जुड़ेंगी, जो स्पेस रहेगा, एरिया रहेगा, वो क्या कहलाएगा, सूचर्स। और जो सूचर्स और फॉन्टेनेल, इनका मेन काम क्या है कि फीटल स्कल टू मोल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी। जो फीटल स्कल है उसको क्या करना, मोल्ड करना डिलीवरी की प्रोसेस में। स्पेशली वेजाइनल डिलीवरी हो रही है, वेजाइनल नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, तो उस टाइम पर सूचर्स और फॉन्टेनेल्स का यही काम है कि जो फीटल स्कल है इसको मोल्ड करना। यहाँ पर दो तरीके के फॉन्टेनेल्स होते हैं जो कि एग्जाम में आ चुके हैं कई बार, एंटीरियर फॉन्टेनेल और एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। एंटीरियर फॉन्टेनेल एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेल है। तो एंटीरियर फॉन्टेनेल कहाँ पर बनता है, पोस्टीरियर कहाँ पर बनता है, इनका डिफरेंस भी आप एक तरीके से समझ सकते हैं। तो फॉन्टेनेल्स आर द मेम्ब्रेन फिल्ड स्पेस एट मीटिंग पॉइंट ऑफ द सूचर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फॉन्टेनेल क्या है, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सूचर्स मिलते हैं, प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होगी जहाँ पर दो सूचर्स मीट करेंगे वो क्या कहलाता है, जुड़ेंगे, वो कहलाते हैं फॉन्टेनेल। तो फॉन्टेनेल दो तरीके के होते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनेल और ब्रैगमा। याद रखना है, एंटीरियर फॉन्टेनेल का दूसरा नाम क्या है, ब्रैगमा, एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेल और लैम्डा। तो इनका आपको मेनली कहाँ पर कौन से सूचर्स जुड़ रहे हैं तब ये फॉन्टेनेल का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड थिंग है कब क्लोज हो रहे हैं, यदि टाइम के पहले क्लोज होते हैं तो क्या कहलाएगा। ये तीनों चीज़ों को आपके लिए याद रखना है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एंटीरियर फॉन्टेनेल और ब्रैगमा। एंटीरियर फॉन्टेनेल का दूसरा नाम क्या है, ब्रैगमा, और ये कहाँ पर बनता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ सेजाइटल, कोरोनल एंड फ्रंटल सूचर। कहाँ पर, मीटिंग पॉइंट ऑफ जहाँ पर सेजाइटल, कोरोनल और फ्रंटल सूचर बनेंगे, ये क्या कहलाएगा, एंटीरियर फॉन्टेनेल। और इसका शेप कैसा होता है, डायमंड शेप। मेजरमेंट किया जाए तो 3 × 2 सेंटीमीटर होगा। और ये ऑसिफाई, मेनली एग्जाम में यही आता है कि जो एंटीरियर फॉन्टेनेल और ब्रैगमा है कब क्लोज होते हैं। क्लोजिंग टाइम आपको मेनली याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। और सबसे पहले कौन क्लोज होंगे, एंटीरियर क्लोज होंगे, पोस्टीरियर क्लोज होंगे। तो सबसे पहले जो ऑसिफिकेशन होगा, जो सूचर्स क्लोज होते हैं, वो है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल और लैम्डा। तो आपको याद रखना है एंटीरियर फॉन्टेनेल का क्लोजिंग टाइम है 1.5 साल या फिर
12 महीने से लेके 18 महीने तक की एज में ऑसिफाई होते हैं। ऑसिफाइज बाय 1.5 ईयर, तो जो मेनली एंटीरियर फॉन्टेनल का क्लोजिंग टाइम है 18 महीने तक हो सकता है, या फिर 1.5 साल, आप ऐसे याद रख सकते हैं, 18 मंथ। और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल और लैम्डा है क्या है, जंक्शन ऑफ सजाइटल सूचर एंड द टू लैम्डोइडल सूचर, और ये कैसे होते हैं, एंटीरियर फॉन्टेनल से छोटे होते हैं। और पोस्टीरियर फॉन्टेनल लैम्डा या फिर ऑक्सीपिटल जो फॉन्टेनल है सेम ही वर्ड है। और पोस्टीरियर फॉन्टेनल किस शेप में होते हैं, वाई शेप्ड में, और ये जनरली 6 to 8 वीक की एज में क्लोज हो जाते हैं, यदि 2 से 3 महीने भी हम कह सकते हैं, या फिर 6 to 8 वीक की एज में मेनली जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल और लैम्डा है क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंटीरियर फॉन्टेनल, ये देखिए डायमंड शेप में रहा, और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल है क्या है, वाई शेप में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सूचर्स जुड़ते हैं वो जगह क्या कहलाएगी, फॉन्टेनल। 2 तरीके के फॉन्टेनल प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो एंटीरियर फॉन्टेनल कब क्लोज होते हैं, 18 महीने की एज में, 12 से 18 महीने की एज में, या फिर 1.5 साल। और जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल होते हैं या तो 6 to 8 वीक हम कह सकते हैं, या फिर 2 to 3 मंथ की एज में क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्राउनिंग अकर्स इन विच स्टेज ऑफ लेबर। सो आई होप आपके लिए जो फीटल स्कल को लेके मेनली एग्जाम में क्वेश्चन आते हो वो क्लियर हो गए हो। फीटल स्कल के लिए जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया था, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप फीटल स्कल क्या प्रोमिनेंस है, क्या एमिनेंस है, कितने फॉन्टेनल हैं, कब क्लोज होते हैं, कितनी बॉन्स हैं, क्या सूचर्स हैं, क्या यहाँ पर सेप रहेगा सूचर्स का, ऑल ओवर थिंग के लिए आपको उस वीडियो में, आप लोग एक बार उस वीडियो को भी जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन है, क्राउनिंग अकर इन विच स्टेज ऑफ लेबर। तो क्राउनिंग है जो किस स्टेज ऑफ लेबर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एंड डी है यहाँ पर फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो क्राउनिंग की प्रोसेस कब देखने को मिलती है, क्राउनिंग क्या है, जो हमने लेबर में मैकेनिज्म ऑफ लेबर के कार्डिनल मूवमेंट पढ़े हैं उन्हीं में से एक स्टेप है क्राउनिंग। तो क्राउनिंग किस स्टेज में देखने को मिलेगी, तो क्राउनिंग देखने को मिलती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। कब देखने को मिलती है, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी। बात करें हम लेबर की स्टेज की, तो लेबर में टोटल 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट स्टेज को कहा जाता है सर्वाइकल डायलिटेशन स्टेज, जिसमें सर्विक्स है जो पूरी 1 से 10 सेंटीमीटर तक, कंप्लीट डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स कितना होता है, 10 सेंटीमीटर होता है। सेकेंड स्टेज को क्या कहा जाता है, बेबी एक्सपल्सन स्टेज, जिसमें बेबी एक्सपेल्ड आउट होगा। थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होगा। और फोर्थ स्टेज रहेगी जो कि ऑब्जर्वेशनरी स्टेज कही जाती है, जिसमें मदर और बेबी दोनों को क्या है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो आई होप आपको चारों स्टेज में कन्फ्यूजन रही हो तो वो क्लियर हो गई हो। शॉर्ट फॉर्म में हम कहें तो फर्स्ट स्टेज क्या है, सर्वाइकल डायलिटेशन, जिसमें सर्विक्स टोटली फुली 10 सेंटीमीटर डायलेट होती है। आपको एग्जाम में आ सकता है कि टोटल सर्विक्स का डायलिटेशन कितना होता है, तो प्रेगनेंसी में टोटल 10 सेंटीमीटर है जो सर्वाइकल डायलिटेशन स्टेज आती है। तो क्या है, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज में बेबी एक्सपेल्ड आउट होगा। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में प्लेसेंटा एक्सपेल्ड आउट होगा। फोर्थ स्टेज रहेगी, तो फोर्थ स्टेज में क्या होगा, जो कि एक ऑब्जर्वेशन स्टेज कहलाएगी, हमें उसमें मदर और बेबी दोनों को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर क्राउनिंग कब देखने को मिलती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में, जब बेबी एक्सपेल्ड आउट होने वाला हो उस टाइम पर। ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ लेबर, जो कि एक सीरीज है जिसमें क्या होता है, फीटस का जो हेड और फीटल ट्रंक है वो क्या होगा, बाहर पेल्विस से बाहर आने के लिए जो जर्नी रहेगी, जो मूवमेंट होगा, उसको मैकेनिज्म ऑफ लेबर कहा जाता है। बट इसके कुछ क्राइटेरिया हैं। मैकेनिज्म ऑफ लेबर कब काम करता है, जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होने वाली हो उस टाइम पर। कुछ क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशंस है मैकेनिज्म ऑफ लेबर के लिए, तो वो भी हम देख लेते हैं। लाई कैसा हो, लॉन्गिट्यूडनल, प्रेजेंटेशन इज सेफेलिक, पोजीशन ROA और LOA, एटीट्यूड इज गुड फ्लेक्शन, डिनोमिनेटर इज ऑक्सीपिट, प्रेजेंटिंग पार्ट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियर पैराइटल बोन। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया है, कंडीशन होनी चाहिए मैकेनिज्म ऑफ लेबर के लिए, नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ लेबर के लिए, तभी इन केस में जो बेसिक स्टेप होते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर के वो सही से काम करेंगे। लाई यहाँ पर क्या होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल, प्रेजेंटेशन सेफेलिक हो,
पोजीशन RA और LOA हो, एटीट्यूड भी क्या गुड फ्लेक्शन में हो। यहाँ पर ये देखिए, ये आपको कार्डिनल स्टेप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लेबर याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ये स्टेप रख के इनका सीक्वेंस क्या है वो आ सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट होता है क्या, एंगेजमेंट ऑफ द हेड, हेड का क्या हुआ एंगेजमेंट, देन फ्लेक्शन ऑफ हेड, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड एंड क्राउनिंग। फोर्थ स्टेप क्या है, क्राउनिंग, एक्सटेंशन एंड बर्थ ऑफ हेड, रेस्टिट्यूशन, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। लास्ट स्टेप है 8वें नंबर का, बर्थ ऑफ शोल्डर एंड ट्रंक बाय द लेटरल फ्लेक्शन। तो यहाँ पर आपको मैकेनिज्म ऑफ लेबर का एक तो क्राउनिंग आता है कि क्राउनिंग कब होता है किस स्टेज में, दूसरा यहाँ पर जो कार्डिनल स्टेप है मतलब कि किस स्टेप बाय स्टेप जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर होता है, तो इसके आपको मूवमेंट याद रखना है। तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर के जो कार्डिनल स्टेप और मूवमेंट है आपको ऑर्डर वे में जमाने के लिए एग्जाम में आ सकते हैं कि सही ऑर्डर क्या होगा, पहले क्या होगा, एंगेजमेंट ऑफ हेड होगा, क्राउनिंग होगी कि फ्लेक्शन ऑफ हेड होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ यूट्रस। यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि कुछ क्वेश्चन मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी से हैं और कुछ यहाँ पर फीटल स्कल को लेके। तो जो नॉर्मल पोजीशन क्या होते हैं यूट्रस की, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, कई एग्जाम में आया है नर्सिंग के। ऑप्शन में एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन, पोस्टीरियर, एंटी वर्जन एंड रेट्रोफ्लेक्शन, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। जो नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की वो क्या होती है, एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन। किस तरीके से देखिए, एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लेक्शन वे में नॉर्मल पोजीशन होती है यूट्रस की। तो यहाँ पे आपको याद रखना, यूट्रस से आपको 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर होंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द नॉर्मल साइज ऑफ यूट्रस। यूट्रस की साइज, जो नॉर्मल साइज है वो क्या है, यहाँ पर मेजरमेंट किया जाए यूट्रस का तो किस साइज में होगा। ऑप्शन है 7.5 इंटू 0.5 इंटू 1.25 सेंटीमीटर, 7.5 इंटू 5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर, 7.5 इंटू 5 इंटू 1.25 सेंटीमीटर, या फिर 7.5 इंटू 4 इंटू 1.25 सेंटीमीटर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। नॉर्मल साइज पूछिए यूट्रस की तो क्या होगा यहाँ पर सही आंसर इसका, वो होगा सी, 7.5 इंटू 5 इंटू 1.25 सेंटीमीटर। किस तरीके से कि जो 7.5 सेंटीमीटर क्या हो गया है, लेंथ हो जाएगी यूट्रस की, जो सर्विक्स से लेके बॉडी ऑफ द यूट्रस की जो लेंथ रहेगी वो क्या हो जाएगी है लेंथ, जो कि 8 सेंटीमीटर यदि एवरेज कहा जाए तो 8, बट यहाँ पर 7.5 सेंटीमीटर लेंथ रहेगी। बिट्स, बिट्स का मतलब है चौड़ाई, चौड़ाई कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। थिकनेस, थिकनेस कितना होगा 1.25 सेंटीमीटर, मेनली 3 सेंटीमीटर तक हो सकता है, बट यहाँ पर 1.25 सेंटीमीटर एवरेज है जो काउंटिंग रखी गई है। तो यहाँ पर जो एवरेज यूट्रस की जो साइज है वो कैसी होगी, 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ 5 सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी होगी 1.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्स्ट्रेशन। पार्स्ट्रेशन का मतलब क्या है। ऑप्शन में लेबर, डिलीवरी, बोथ ए एंड बी, या फिर डी एंटी पार्टम हेमरेज। तो पार्स्ट्रेशन का मतलब होता है लेबर एंड डिलीवरी, ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या हो, बर्थ जन्म देने के लिए जो प्रोसेस हो बेबी के लिए वो क्या कहलाती है, पार्स्ट्रेशन, जिसमें लेबर भी प्रेजेंट रहेगा और डिलीवरी भी। लेबर और डिलीवरी दोनों स्टेप प्रेजेंट होंगे पार्स्ट्रेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म वेट ऑफ यूट्रस। टर्म, टर्म का मतलब है प्रेगनेंसी में फुल टर्म में यूट्रस का वेट कितना होगा। ऑप्शन है 700 ग्राम, 900 ग्राम, 60 ग्राम, या फिर 600 ग्राम। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्म वेट पूछा है यूट्रस का, ना कि नॉर्मल वेट पूछा है। टर्म का मतलब है कि फुल टर्म आफ्टर 37 वीक ऑफ जेस्टेशन में यूट्रस का वेट कितना होगा। यहाँ पर मैंने आपको हिंदी में भी बता दिया है कि टर्म प्रेगनेंसी में यूट्रस का वेट क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ऑप्शन में है 700 ग्राम, 900 ग्राम, 60 ग्राम, या फिर 600 ग्राम। तो टर्म वेट होगा यूट्रस का कितना 900 ग्राम, एवरेज होता है 900 से 1000 ग्राम तक, बट यहाँ पर जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाए तो 900 ग्राम। यदि आपको ओनली यूट्रस का वेट बस पूछते तब आपको कहना है 60 ग्राम, दैट मीन्स नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कहा है
जब कोई लेडी प्रेग्नेंट नहीं है, कोई वुमेन प्रेग्नेंट नहीं है, तो उस टाइम पर यूट्रस का नॉर्मल वेट होगा कितना होगा 60 ग्राम, एवरेज 50 to 80 ग्राम होता है, बट एक पर्टिकुलर काउंटिंग दी जाती है तो 60 ग्राम कहा जाएगा। और जो टर्म में पूछते हैं मतलब कि प्रेगनेंसी के में पूछा है, जो फुल टर्म प्रेगनेंसी है उसमें यूट्रस का वेट कितना होता है 900 से 1000 ग्राम तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कनेक्शन बिटवीन अम्बिलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा इन द फीटल लाइफ इज नोन एज। तो कनेक्शन जो कि एक अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में कब फीटल लाइफ में, जब बच्चा कहाँ पर यूट्रस में ही हो, फीटल लाइफ में हो, तो उस टाइम पर जो कनेक्शन रहेगा अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच में वो क्या कहलाएगा। ऑप्शन में पल्मोनरी आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी, डक्टस वीनोसस या फिर डक्टस आर्टरियोसिस। तो यहाँ पर जो दो पार्ट हैं डक्टस वीनोसस और डक्टस आर्टरियोसिस, दोनों फीटल लाइफ में ही प्रेजेंट रहेंगे। तो फीटल लाइफ में अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना केवा के बीच जो कनेक्शन होता है वो क्या कहलाता है, डक्टस वीनोसिस, जो कि एक जहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है जो फीटल लाइफ के लिए प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो यहाँ पर जो डक्टस आर्टरियोसिस है, अम्बिलिकल वेन, फोरामेन ओवल, डक्टस वीनोसिस, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा डक्टस वीनोसिस जो कि किसके बीच का कनेक्शन है, इंफीरियर वेना केवा एंड अम्बिलिकल वेन के बीच का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन है जो फीटल लाइफ में और बेबी को प्रोवाइड करवाई जाएगी। और जो प्लेसेंटा क्या है, जो कि फीटल लाइफ में बेबी के लिए गैस का एक्सचेंज, न्यूट्रिशन, ऑल ओवर थिंग्स प्रोवाइड करवाता है। अम्बिलिकल आर्टरीज, दो अम्बिलिकल आर्टरीज रहती हैं, वन अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट होती है। अम्बिलिकल आर्टरी का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना फीटस से प्लेसेंटा में, और प्लेसेंटा से फीटस में ऑक्सीजन का जो सप्लाई कौन करवाता है, अम्बिलिकल वेन, जो कि वन वेन प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर फोरामेन ओवल, ये एग्जाम में आपको आ सकता है। तो फोरामेन ओवल क्या है, कनेक्ट्स द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। फीटल लाइफ में जो फीटस के अंदर एक हार्ट में एक जो फॉर्मेशन होगा फोरामेन ओवल क्या करता है, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या है कनेक्शन बना के रखेगा। इन केस आफ्टर डिलीवरी बेबी में क्या होता है, यदि क्लोज नहीं हो पाता फोरामेन ओवल तो एक तरीके के कंजेनाइटल डिफेक्ट भी प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली याद रखना है डक्टस वीनोसिस, डक्टस आर्टरियोसिस, कितनी वेन्स प्रेजेंट होती हैं, अम्बिलिकल आर्टरीज, अम्बिलिकल वेन एंड फोरामेन ओवल, और जो अदर कनेक्शन होते हैं फीटल लाइफ में वो। तो आपको ये सभी फीटल सर्कुलेशन के पार्ट हैं, तो आप इनके लिए भी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है चैनल पर, आप चाहें तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। जो फ्लो चार्ट में भी आपको बताया गया है पूरा फीटल सर्कुलेशन, जिससे आपको याद करने में इजी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोटिक फ्लूइड इज विच काइंड ऑफ नेचर। तो एमनियोटिक फ्लूइड है जो किस तरीके का नेचर होता है। ऑप्शन है एल्कलाइन, एसिडिक, बेसिक या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो एमनियोटिक फ्लूइड का नेचर होता है एल्कलाइन नेचर का। कैसा, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 1.010 स्पेसिफिक ग्रेविटी, जरूर याद रखें। यहाँ पर अब कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी दी हुई है जो कि आपको याद रखनी है एग्जाम में। आप ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी है, आप इसको एक बार देख लें। कई बार आपको बता चुकी हूँ, बट मेरे पास कमेंट्स आए थे कि आप इसको शॉर्ट में बता दें, इवन व्हाट्सएप में पर्सनल मैसेज थे इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो यदि आप प्रेगनेंसी में हिस्ट्री ले रहे हो या तो फिर आप जो ग्रेविडा की कंडीशन ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री काउंट कर रहे हैं, तो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हम शॉर्ट में देख लेते हैं। ग्रेविडा, ग्रेविडा का मतलब होता है अ वुमेन हु इज और हैज़ बीन प्रेग्नेंट, ऐसी वुमेन जो प्रेग्नेंट है या फिर होने वाली है, तो क्या होगी ग्रेविडा। स्पेशली जो प्रेग्नेंट है उसी के लिए टर्म यूज़ किया जाता है पैरा। नेक्स्ट है यहाँ पर पैरा, द नंबर ऑफ प्रेगनेंसी दैट रीच्ड वायबिलिटी ऑफ 20 वीक्स। तो पैरा का मतलब है कितनी प्रेगनेंसी, नंबर जो कि 20 वीक तक है, जो वायबिलिटी तक पहुंच चुकी हैं, वो क्या है पैरा। प्रीमी का मतलब होता है फर्स्ट, यदि प्रीमी ग्रेविडा कहा जाता है, ग्रेविडा का मतलब तो हो गया प्रेग्नेंट, तो प्रीमी का मतलब फर्स्ट। अ वुमेन इज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट मीन्स प्रीमी ग्रेविडा। यदि प्रीमी पैरा पूछते हैं, पैरा का मतलब है कि अभी हमने पढ़ा भी है कि जो प्रेगनेंसी वायबिलिटी पीरियड तक पहुंच चुकी हैं वो पैरा में आएंगी। यदि आपको प्रीमी ग्रेविडा पूछते हैं कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई हैं, चाहे फिर बाद में उसका अबॉर्शन ही क्यों ना हो गया हो, तो प्रीमी ग्रेविडा में ही आएंगी।
और जो प्रीमी पैरा का मतलब है वुमेन हु हैज डिलीवर्ड वन वायबल फीटस, जिसने एक जीवित फीटस को क्या किया हो, डिलीवर किया हो, वो क्या है, प्रीमी पैरा। मल्टी ग्रेविडा का मतलब वही है कि ऐसी लेडी जो एक या एक से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई हो। मल्टी पैरा का मतलब वुमेन हु हैज़ डिलीवर्ड मोर देन वन वायबल फीटस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रीमी का मतलब वन, यहाँ पर तीन चीज़ें याद रखें। ग्रेविडा का मतलब प्रेगनेंसी स्टेज, पैरा का मतलब कि वायबिलिटी स्टेज तक वो फीटस है जो प्रेगनेंसी है जो पहुंच चुकी हो। यदि प्रीमी पैरा आता है मतलब कि एक वायबल फीटस को डिलीवर किया हो। मल्टी पैरा आता है तो मोर देन वन आएगा। नली ग्रेविडा का मतलब है वुमेन हु हैज़ नेवर बीन प्रेग्नेंट, ऐसी वुमेन या फिर ऐसी महिला जो कभी प्रेग्नेंट ना हुई हो। नली पैरा का मतलब है कि ऐसी वुमेन जो कभी प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर सकती, जिसने कभी तक वायबिलिटी पीरियड तक प्रेगनेंसी को अचीव नहीं किया हो सकता है उसका 18 वीक में अबॉर्शन हो गया तो नली पैरा में ही आएगी, क्योंकि जो वायबिलिटी स्टेज है 20 वीक्स, उसके आगे उसकी प्रेगनेंसी नहीं जा पाई, तो वो किस में आएगी, नली पैरा में। एक क्वेश्चन और है यहाँ पर, एब्रप्टो प्लेसेंटा, इन सभी जो यहाँ पर लास्ट में हमने टर्मिनोलॉजी और एक क्वेश्चन एब्रप्टो प्लेसेंटा पढ़ रहे हैं, इनको हम डिटेल में जरूर पढ़ेंगे। तो एब्रप्टो प्लेसेंटा का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम इट्स साइट ऑफ इम्प्लांटेशन आफ्टर 20 वीक ऑफ जेस्टेशन और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिलीवरी। तो एब्रप्टो प्लेसेंटा का मतलब है कि जो इम्प्लांटेशन साइट है प्लेसेंटा की, वहाँ से प्लेसेंटा का सेपरेट हो जाना, और ये मेनली 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में होता है। और एब्रप्टो प्लेसेंटा ही मोस्ट कॉमन कॉज है किसका, एंटीपार्टम हेमरेज के लिए। सो आई होप गाइज आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।